अब एक एक्टिविटी के माध्यम से प्लांट सेल और एनिमल सेल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये एक्टिविटी माइक्रोस्कोप के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने और उनके डिफरेंस को समझने में हेल्प करेगी। इस एक्टिविटी में हम क्या स्टडी करेंगे या स्टूडेंट्स क्या स्टडी कर सकते हैं, सेल किस प्रकार से अरेंज रहती हैं, यानी सेल की अरेंजमेंट, सेल की शेप, और शुगर सॉल्यूशन में जब सेल को डालेंगे तो शुगर सॉल्यूशन पर शुगर सॉल्यूशन का उस सेल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल रहता है सेल के अंदर। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एक प्लांट सेल स्लाइड तैयार करते हैं। तो प्लांट सेल स्लाइड के बारे में यहाँ पर कैसे बनेगी, किस तरीके से स्टडी करेंगे, ये चीज़ें पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी में ऑनियन पील या फिर रियो लीफ पील की एक टेम्पोरेरी स्लाइड प्रिपेयर की जाती है ताकि प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया जा सके। ऑनियन लीफ या रियो लीफ, जिसे हम क्रेडल लिली लीफ भी कहते हैं, उससे बहुत थिन यानी पतली पील केयरफुली रिमूव करते हैं, यानी बहुत सावधानी पूर्वक उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा, पतला सा पील जो है छाल लेते हैं। इस पील को क्लीन ग्लास स्लाइड पर प्लेस किया जाता है। तो क्लीन ग्लास पर क्यों करते हैं? ताकि इसमें से आसानी से सेल दिख सकें। पील पर एक केमिकल डालते हैं जिसे सेफ्रेनिन कहते हैं, सेफ्रेनिन स्टेन, उसको ऐड करते हैं। तो सेफ्रेनिन यूज किया जाता है क्योंकि ये सेल को स्टेन करता है, उसे रंग देने का काम करता है और माइक्रोस्कोप के अंदर स्ट्रक्चर को आसानी से देखने में ये हेल्प कर देता है। एक कवर स्लिप केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक पील के ऊपर रखी जाती है ताकि बबल्स या फिर बबल्स ना बने, उसके अंदर बबल्स ट्रैप ना हो, इसलिए कवर स्लिप को बहुत सावधानी पूर्वक रखा जाता है। अब जो स्लाइड है माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हो जाती है। इसी तरीके से ह्यूमन चीक सेल, यानी ह्यूमन के अंदर जो चीक है, गाल है, उसकी एक लेते हैं, उसमें से एक स्लाइड तैयार करते हैं। ह्यूमन चीक सेल की भी एक टेम्पोरेरी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं इस एक्टिविटी में। चीक के अंदर इनर साइड को बहुत सावधानी पूर्वक जेंटली स्क्रैप किया जाता है ताकि उसमें सेल आ जाएं, और कॉटन स्वैब की हेल्प से या फिर टूथपिक के ब्लंट एंड की तरफ से, यानी टूथपिक का जो आगे वाला जो एंड होता है वो थोड़ा ब्लंट होना चाहिए ताकि चोट ना लगे ज़्यादा। ये स्क्रैपिंग माउथ की इनर लाइनिंग से चीक सेल को ले आती है, कलेक्ट कर लेती है। जब माउथ के अंदर स्क्रैप करते हैं, उसे खुरचते हैं, तो उसमें कुछ सेल्स उसके अंदर आ जाती हैं। कलेक्टेड चीक सेल्स को केयरफुली क्लीन ग्लास स्लाइड पर फिर उसे सेपरेट किया जाता है क्लीन ग्लास स्लाइड पर। तो सेल को ड्राई होने से बचाने के लिए एक ड्रॉप वाटर भी उसमें ऐड कर देते हैं ताकि वो ड्राई ना हो। उसके बाद मिथाइलिन ब्लू स्टेन की कुछ ड्रॉप डालते हैं। मिथाइलिन ब्लू चीक सेल को स्टेन करता है, रंग देने का काम करता है, जैसे सेफ्रेनिन करता है ऐसे ही मिथाइल ब्लू करता है, और माइक्रोस्कोप के अंदर उसे आसानी से देखने में भी ये केमिकल मदद करता है, मिथाइलिन ब्लू। फिर एक कवर स्लिप लेते हैं और उसे बहुत सावधानी पूर्वक स्लाइड के ऊपर उसे रख देते हैं। अब स्लाइड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी हो जाती है। अब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन क्या क्या आती हैं जब इनको देखते हैं, दोनों स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स की सेल्स उसमें विजिबल होती हैं, यानी अलग अलग सेल्स दोनों में दिखती हैं। ऑनियन पील या रियो लीफ में बॉक्स शेप के संरचनाएं ही स्ट्रक्चर दिखती हैं और ये स्ट्रक्चर रेगुलरली अरेंज होती हैं। सेल ऑर्गेनाइज पैटर्न में क्लोजली फिट होते हैं, यानी जो सेल्स इसमें दिखती हैं वो बहुत ही फिट रहती हैं, नज़दीक मतलब टच रहती हैं एक दूसरे के। ये रेगुलर अरेंजमेंट प्लांट टिश्यू को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो सेल्स आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, इसी के कारण प्लांट को मजबूती मिलती है। अब दूसरी तरफ हम ह्यूमन चीक सेल को देखते हैं। ह्यूमन चीक सेल जो शेप है वो इरेगुलर होती है, इसमें सेल्स की शेप एक जैसी नहीं होती, और अरेंजमेंट भी इनका जो है वो रेगुलर नहीं होता, अरेंजमेंट भी इरेगुलर होता है। ये सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं, जबकि उसमें ऑनियन पील में ऐसा नहीं था, और इनकी जो फिक्स बॉक्स लाइक शेप है वो जो है नहीं होती, फिक्स नहीं होती,
वो भी शेप जो है अलग अलग होती हैं। अब इनके बीच में इस डिफरेंस का क्या कारण है? ये डिफरेंस मेनली इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल में तो रिजिड सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ भी देती है और सपोर्ट भी देती है। सेल को रेगुलर अरेंज रखती है, सेल को इधर उधर नहीं जाने देती। लेकिन चीक सेल में क्या होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती है, और इसलिए जो सेल्स हैं वो इरेगुलर शेप में दिखते हैं, उनकी रेगुलर शेप नहीं बन पाती। ये एक्सपेरिमेंट प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर डिफरेंस को शो करता है, जो हमने ये एक्टिविटी 2 के साथ की है, ऑनियन पील और ह्यूमन चीक सेल। अब ये जो है शुगर सॉल्यूशन की सहायता से दोबारा से एक एक्टिविटी करते हैं, रियोलीफ पील सेल के साथ और ह्यूमन चीक सेल के साथ। इस बार स्लाइड पर 20% शुगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं। आधे घंटे बाद स्लाइड को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। तो आधे घंटे बाद जब शुगर सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाता है तो प्लांट सेल में क्या होता है, जो आउटर बाउंड्री जो रहती है वो सेम रहती है, और जो अंदर वाला कंटेंट है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। जो अंदर वाला कंटेंट है यानी इनर कंटेंट और आउटर बाउंड्री, उसके बीच में एक स्पेस है, वो पहले भी रहता है लेकिन इस बार वो बढ़ जाता है। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर, जब इसको 20% शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर ऑस्मोसिस के कारण सेल से बाहर यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में चला जाता है, मूव कर जाता है। मूव करने पर क्या होता है, रिजिड सेल वॉल तो फिक्स रहती है, लेकिन जो अंदर वाला जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है। इनर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म वाटर लॉस करने की वजह से अंदर की तरफ श्रिंक हो जाते हैं। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब प्लाज्मोलाइसिस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है जिसमें सेल कंटेंट वाटर लॉस की वजह से सेल वॉल से अलग होकर श्रिंक हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में गैप आ जाता है। ये जनरली तब होता है जब प्लांट सेल को एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाता है। चीक सेल में एंटायर सेल काफ़ी श्रिंक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल सेल में रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जैसा कि ऑनियन पील सेल में थी। जब वाटर चीक सेल से बाहर मूव करता है तो पूरा सेल छोटा हो जाता है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ श्रिंक हो जाती है। क्योंकि शेप मेंटेन करने के लिए इसमें वॉल नहीं होती, इसलिए पूरा सेल ही श्रिंक हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ये एक्टिविटी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में इम्पोर्टेंट डिफरेंस को बताते हैं। प्लांट सेल में जो रिजिड सेल वॉल है वो प्रेजेंट रहती है, और प्लांट सेल वाटर लॉस के बाद भी आउटर शेप मेंटेन करती है क्योंकि सेल वॉल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब प्लांट की जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन उसके बीच में गैप पड़ जाता है, क्योंकि इनर कंटेंट जो है वो श्रिंक हो जाता है जब उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। वाटर लॉस होने पर ये पूरी सेल ही यानी कम्प्लीटली श्रिंक हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस की इम्पोर्टेंस और प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने में सेल वॉल की भूमिका को भी शो करती है। अब सेल वॉल क्या है? सेल की आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल वॉल एक एडिशनल आउटर कवरिंग होती है जो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, फंगी या बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होती है। ये सेल को मजबूती यानी स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, सपोर्ट देने का काम करती है। प्लांट सेल को स्पेशली स्ट्रॉन्ग आउटर कवरिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि प्लांट एक जगह फिक्स रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। अब प्लांट को सेल वॉल की ज़रूरत क्यों होती है? जनरली प्लांट एनिमल की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट्स एक ही पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, इसलिए उन्हें कंटिन्यूसली
अलग अलग एनवायरनमेंट में आने वाले स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उनको आंधी का, कभी बरसात का, कभी हीट का और मैकेनिकल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इन एनवायरमेंटल कंडीशन को, इनका सामना करने के लिए प्लांट सेल को एक रिजिड और आउटर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इस वजह से प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल की रिजिड नेचर, यानी इसका जो नेचर है, कठोर नेचर है, प्लांट्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन में, यानी एनवायरनमेंट में जो कंडीशन बार बार चेंज हो रही हैं उसमें स्टेबल और प्रोटेक्टेड रहने में ये सेल वॉल उसकी मदद करती हैं। अब सेल वॉल का काम क्या है प्लांट्स के अंदर? सेल वॉल प्लांट्स के अंदर कई इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। ये कई चीज़ों में हेल्प करती है, जैसे लीव को फर्म रखने में, जो पत्ते हैं उसको थोड़ा फर्म रखने में, लचीला नहीं, थोड़ा अपनी शेप मेंटेन करने में, फ्लावर की शेप मेंटेन करने में, प्लांट्स को अपराइट रखने में, प्लांट्स को सीधा खड़ा होने में, सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, यानी सेल को उसकी मजबूती देने का काम भी ये सेल वॉल करती है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट ना हो तो प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और अपनी प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और जो प्लांट्स है इधर उधर गिरता रहेगा थोड़ी हवा के कारण ही। सेल वॉल प्लांट्स बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब सेल वॉल के परमिएबल नेचर की बात करते हैं। सेल वॉल रिजिड और स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब है जब कोई चीज़ इसके अंदर से गुजर जाए। इसका मतलब है कि वाटर इसके थ्रू पास कर सकता है। कुछ डिजोल्व मिनरल्स भी, वाटर के साथ साथ कुछ डिजोल्व मिनरल भी इसके थ्रू पास कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अनलाइक सेल वॉल सब्सटेंस की मूवमेंट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं करती, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल वॉल कुछ मटेरियल को फ्रीली सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव करने देती है, उनको अलाउ करती है। रोल ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है पानी का या मिनरल्स का, उसमें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है? सेल वॉल की परमिएबिलिटी और सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी में ये दोनों मिलकर प्लांट रूट को हेल्प करती हैं। प्लांट रूट इनकी हेल्प से, परमिएबिलिटी और सेमी परमिएबिलिटी की हेल्प से वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करती हैं। कौन करती हैं? रूट्स। वाटर और मिनरल्स पहले सेल वॉल के थ्रू पास करते हैं। जो वाटर और मिनरल्स हैं वो सेल वॉल के थ्रू पास होते हैं। उसके बाद सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर मूव करते हैं, क्योंकि बाहर सेल वॉल पाई जाती है और अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसके अंदर, तो दोनों से ये पास कर सकते हैं वाटर और मिनरल्स। इस तरह दोनों स्ट्रक्चर्स मिलकर प्लांट को सॉइल से कुछ ज़रूरी सब्सटेंस प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आता है, इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इन प्लांट सेल। जब रियोलीफ पील या ऑनियन पील को एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है कि जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, उसे कहेंगे कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। यदि हम उसमें उसको रखते हैं प्लांट सेल को, ऑनियन या रियोलीफ की पील को, तब प्लांट सेल ऑस्मोसिस की वजह से वाटर लॉस कर देती है। वाटर जो है सेल के बाहर मूव करता है, अंदर से बाहर की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन जो बाहर है उसमें वाटर कम होता है और सेल के अंदर वाटर जो है उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। जब वाटर सेल से बाहर निकलता है तब प्लांट सेल के अंदर चेंज होते हैं। वाई प्लांट सेल डू नॉट श्रिंक कम्प्लीटली। प्लांट सेल कम्प्लीटली क्यों श्रिंक नहीं होती? वाटर लॉस करने के बाद भी प्लांट सेल अपने आउटर साइज में श्रिंक नहीं करती, यानी अपने आउटर जो उसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिजिड सेल वॉल सेल की ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखती है, क्योंकि सेल वॉल होती है रिजिड और वो रिजिड होने के कारण वो शेप को बिगड़ने नहीं देती। स्ट्रॉन्ग सेल वॉल आउटर बाउंड्री को कोलैप्स होने से बचाती है, लेकिन सेल के इनर कंटेंट जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं। वाटर लॉस
की वजह से सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग हो जाती है, अंदर की तरफ पुल हो जाती है। इससे सेल वॉल और इनर सेल कंटेंट के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक खाली जगह बन जाता है सेल वॉल के बीच में और इनर सेल कंटेंट के बीच में। ये ऑब्जर्वेशन सेल वॉल की इम्पोर्टेंस को शो करता है, जो प्लांट सेल की फर्मनेस और शेप मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल वॉल इन मेंटेनिंग शेप को मेंटेन करने में सेल वॉल की क्या इम्पोर्टेंस है। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को फर्म रखती है, इसको कठोर रखती है, इतनी सॉफ्ट नहीं रखती। उनकी ओरिजिनल शेप मेंटेन करती है ये सेल वॉल, और वाटर लॉस के दौरान सेल को कोलैप्स होने से भी ये बचाती है। इसलिए सेल वॉल प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने का काम करती है, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखती है। एनिमल सेल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल सेल, जैसे हमने एक्टिविटी में पढ़ा, चीक सेल में सेल वॉल नहीं होती, उसमें सेल वॉल नहीं होती, ये सिर्फ एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती हैं। रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से एनिमल सेल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इन एनिमल सेल। जब एनिमल सेल को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के बाहर मूव कर जाता है और सेल वाटर लॉस कर देते हैं और सेल काफ़ी श्रिंक हो जाती है। क्योंकि सेल को सपोर्ट देने के लिए रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए पूरा सेल आसानी से अपनी शेप को चेंज कर लेता है। अब एनिमल सेल में जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, इसका क्या फ़ायदा है। रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से एनिमल सेल फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये सपोर्ट देने का काम करती है। सपोर्ट किस किस काम में करती है ये फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे बॉडी मूवमेंट में, टिश्यू के मूवमेंट में और अलग अलग बॉडी फंक्शन में, डिफरेंट बॉडी फंक्शन में। फ्लेक्सिबल सेल्स एनिमल को अलग अलग मूवमेंट और एक्टिविटी अच्छी तरीके से परफॉर्म यानी एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करती है। सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज से बनती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स जब आपस में मिल जाते हैं तब ये सेलुलोज बनाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सेलुलोज फाइबर्स क्रिएट करता है जो सेल वॉल को मजबूती यानी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देने का काम करता है। अब है जो सेलुलोज है वो रफेज क्यों है। हमारी डाइट में जो प्रेजेंट सेलुलोज रफेज की तरह काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। रफेज क्या काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को बल्क प्रोवाइड करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड मूवमेंट को प्रॉपर बनाए रखने में भी हेल्प करता है, यानी डाइजेशन सिस्टम में जो फूड का मूवमेंट होता है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल करता है। ह्यूमन सेलुलोज को कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, आदमी की जो प्रजाति है वो सारे सेलुलोज को नहीं पचा सकती, फिर भी ये डाइजेस्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन फिर भी ये डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट होती हैं। सेल वॉल इन फंगी एंड बैक्टीरिया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इन ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है और सेल को शेप प्रोवाइड करने में भी ये हेल्प करती है। इस तरह सेल वॉल एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कई ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो आता है द सेल इंटीरियर, ए कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। सेल के अंदर का जो पार्ट है बहुत ऑर्गेनाइज होता है और लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो यहीं पे होती हैं और उनको परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करता है जो सेल का अंदर का कंटेंट होता है। सेल शेप, साइज और फंक्शन में डिफरेंट हो सकते हैं। जो सेल्स हैं उनकी शेप, साइज और फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेल्स में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें सर्वाइव करने और प्रॉपरली उनको काम करने में हेल्प करती हैं। ये स्ट्रक्चर एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम के पार्ट होती हैं जो मिलकर काम करते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर जो है
एक सेल दिखा रखी है, यूनिसेलुलर सेल, और ये हो गया राइबोसोम्स। ये मतलब सेल की स्ट्रक्चर है और सेल में क्या कौन से ऑर्गेनेल हैं। इसमें गोल्जी बॉडीज आपको दिखेगी, राइबोसोम्स दिखेगा, ऊपर सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। सेल के बेसिक पार्ट की बात करते हैं। मोस्टली सेल में 3 पार्ट मेनली होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हर प्लांट सेल के अंदर इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये तीनों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री होती है, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ सब्सटेंस को तो पास होने देती है और कुछ सब्सटेंस को पास होने से रोक देती है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर मटेरियल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ये सेल के इंटरनल कंटेंट को जो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, इंटरनल कंटेंट है, उनको प्रोटेक्ट भी करती है और सेल को सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करने में भी ये हेल्प करती है। यानी सेल के अंदर जो कुछ एनवायरनमेंट है उसके साथ भी प्रतिक्रिया दिखाने का काम सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म, जो एक सेमी फ्लूइड और जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें भरा रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है उसमें भरा रहता है। लाइफ के लिए जो नेसेसरी इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो यहीं पे होती है, यानी साइटोप्लाज्म में होती हैं। साइटोप्लाज्म में और भी कुछ चीज़ें जैसे सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, इसमें वाटर भी रहता है और इसमें कुछ डिजोल्व सब्सटेंस भी रहते हैं जो इसमें घुले रहते हैं, और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म वो मीडियम होता है जिसमें डिफरेंट सेल एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं, यानी सेल की अलग अलग एक्टिविटी साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होती हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, बहुत मुख्य स्ट्रक्चर है। ये सेल की मोस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ज़्यादातर कंट्रोल जो होती हैं एक्टिविटीज सेल्स की वो न्यूक्लियस के द्वारा ही होती है, इसलिए इसको हम मेन सेंटर भी कहते हैं। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है जो हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। यानी इसमें जो माता पिता से बच्चों में संतान में जो गुण जाते हैं, तो वो जो गुण जाते हैं क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए वगैरह, ये जो जेनेटिक मटेरियल इनकी सहायता से, ये जेनेटिक मटेरियल सेल में और कहीं नहीं, केवल न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। न्यूक्लियस सेल के कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। अब सेल ऑर्गेनल जो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत छोटी छोटी यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। सेल ऑर्गेनल की सर्वाइवल के लिए नेसेसरी स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो ऑर्गेनल्स हैं सबका अपना अपना काम होता है, अपना अपना काम करते हैं सर्वाइवल के लिए। इसमें जो ऑर्गेनल हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और वैक्यूल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं। मोस्ट ऑर्गेनल्स बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादातर जो ऑर्गेनल्स हैं वो टिनी होते हैं और उन्हें क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो एक साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं। डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को जब ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल के डायग्राम की स्टडी करते हैं, तब उनकी स्ट्रक्चर में कई डिफरेंस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। उनमें अलग अलग जो है डिफरेंस देखे जा सकते हैं। हर टाइप का सेल अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ अपने अंदर एक यूनिक फीचर रखता है जो दूसरी सेल में नहीं पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल में प्लांट्स और एनिमल सेल के तुलना में ये इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल होता है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ना ही इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज नहीं रहता, यानी उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती और वो बिखरे हुए रहते हैं। इसके बावजूद जेनेटिक मटेरियल एक रीजन में प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर एक साइड में रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। अब इसी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो बैक्टीरियल सेल है इसको, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, और इसी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इसको प्रोकैरियोटिक सेल में गिना जाता है। किसको? बैक्टीरिया को। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये दो शब्दों से मिलकर बनता है।
प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कार्योन, कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रो और कार्योन से मिलकर बनता है दो शब्द हैं, एक तो प्रिमिटिव और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव सेल्स होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो नहीं रहती। जब न्यूक्लियस ही नहीं रहता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहती। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है उससे सराउंड नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट रहते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती हैं ऑर्गेनल में, वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती है, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें होता नहीं है। इन सेल्स की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपल होती है, यानी इनकी स्ट्रक्चर अंदर से भी सिंपल होती है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल को यदि देखें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल बैक्टीरियल सेल की तुलना में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और कई इसमें ऐसे ऑर्गेनल पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, जो मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। इन सेल्स में न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस रहता है। डिफरेंट ऑर्गेनल भी अपनी सेपरेट मेम्ब्रेन से सराउंड रहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनल जो हैं वो भी अपने सेपरेट, उनकी अलग अलग एक मेम्ब्रेन होती है, उससे सराउंड रहते हैं। इसी एडवांस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से प्लांट और एनिमल सेल को हम यूकैरियोट की श्रेणी में रखते हैं। यूकैरियोट भी दो शब्दों से मिलकर बनता है। यू का मतलब है ट्रू और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसलिए यूकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जिनमें ट्रू यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज रहता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, और डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, यानी अलग अलग ऑर्गेनल का अलग अलग काम होता है। इन सेल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही ऑर्गेनाइज होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसी नहीं होती। प्लांट्स और एनिमल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। अब यदि अलग अलग सेल्स की तुलना करके देखें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को, उनमें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपेयर यानी उनकी तुलना की जा सकती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के आधार पर यदि बैक्टीरियल सेल की बात करें तो उसमें नहीं होती, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है क्योंकि ये सेल की एक बेसिक बाउंड्री बनाती हैं। सेल वॉल बैक्टीरिया में होती है, प्लांट में होती है, लेकिन एनिमल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल सेल को स्ट्रेंथ यानी मजबूती और सपोर्ट देने का काम करती है। एनिमल सेल को सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है और प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो साइटोप्लाज्म ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज रहे। बैक्टीरियल सेल में ये एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होता है। प्लांट और एनिमल सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, जबकि बैक्टीरियल सेल में यह नहीं होता। प्रिमिटिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड का मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल बिना मेम्ब्रेन के ही प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है ये, प्लांट सेल में ये नहीं होता और एनिमल सेल में भी एब्सेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, क्या? प्रिमिटिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसे कोई भी ऑर्गेनल नहीं पाए जाते जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये सिर्फ केवल यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल की स्टडी ये शो करती है कि सेल कम्प्लेक्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर सिंपल होता है, ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है और ट्रू न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं। इन डिफरेंस के बावजूद, इन अंतर के बावजूद भी सभी सेल्स असेंशियल लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट की तरह काम करती हैं। वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स ये क्या हैं?
ये एसेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट हैं। वायरस, वायरॉइड्स और प्रियन बहुत ही छोटे छोटे टिनी इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। इन्हें एसेलुलर कहा जाता है क्योंकि ये सेल से मिलकर नहीं बने होते। ये इन्फेक्टियस एजेंट नॉर्मल सेल से भी बहुत छोटे होते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ये नहीं देखे जा सकते, यानी लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल नहीं होते। इन्हें क्लियरली स्टडी करने के लिए तो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये ट्रू सेल्स नहीं होती, फिर भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकती हैं और उसमें बीमारी कॉज कर सकती हैं। वायरस भी इन्फेक्टियस पार्टिकल्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल और एक इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट होता है, उससे मिलकर बनते हैं। अंदर जेनेटिक मटेरियल भी रहता है और बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर कोट होता है प्रोटीन से बना हुआ। जेनेटिक मटेरियल इनमें डीएनए या आरएनए या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आउटर जो प्रोटीन कवरिंग है जेनेटिक मटेरियल को ये प्रोटेक्ट रखती है और वायरस को होस्ट सेल इन्फेक्ट करने में भी हेल्प करती है, यानी जिस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करना होता है उसमें भी ये हेल्प करती है। वायरस इंडिपेंडेंटली लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। इनकी ये पहचान है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद नहीं है। ये तभी एक्टिव होते हैं जब ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर एंटर कर जाएं। होस्ट सेल के अंदर वायरस होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं, फिर वहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद नए वायरस बन जाते हैं, नए पार्टिकल्स बन जाते हैं। क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें लिविंग की भी हैं और नॉन लिविंग की भी हैं। इसलिए साइंटिस्ट इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी मानते हैं, एक बाउंड्री मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कौन है, जिसमें दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं? वायरस। जो वायरॉइड्स हैं वायरस से भी ज़्यादा सिंपल होते हैं। ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं और इनके चारों ओर प्रोटीन कोट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए वायरॉइड्स केवल स्मॉल आरएनए पीस यानी छोटे छोटे आरएनए के टुकड़ों से बनते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटेक्टिव प्रोटीन कवरिंग नहीं होती। इसलिए ये स्ट्रक्चरली वायरस से सिंपल होते हैं। वायरॉइड्स मेनली प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और प्लांट डिसीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में बीमारी कॉज करते हैं। अब होते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स भी इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं जो पूरी तरीके से एबनॉर्मल या मिसफोल्डेड प्रोटीन से बने होते हैं। प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता जैसा कि वायरस और वायरॉइड्स में होता है। प्रियॉन्स सिंपली एक डिफेक्टिव प्रोटीन होते हैं जो बॉडी के नॉर्मल प्रोटीन को भी एबनॉर्मल शेप में चेंज कर देते हैं। यानी ये एक डिफेक्टिव प्रोटीन है जो नॉर्मल प्रोटीन को भी एबनॉर्मल शेप यानी नॉर्मल को भी एबनॉर्मल बना देते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज करके। प्रियॉन्स नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने वाली कुछ सीरियस बीमारी कॉज करते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यदि हम तुलना करें तो सेल को मेनली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये दोनों टाइप्स के सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और कम्प्लेक्सिटी में अलग अलग होती हैं दोनों सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसके बावजूद ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली एक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी जगह पर ट्रू और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डायमीटर की यदि बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली साइज में छोटे होते हैं। इनका डायमीटर लगभग 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक के बीच हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल्स थोड़ी लार्ज और मोर कम्प्लेक्स होती हैं। इनका डायमीटर 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसलिए यूकैरियोटिक सेल जनरली प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी मानी जाती हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन ए ऑर्गेनिज्म की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल से बने ऑर्गेनिज्म वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें एक ही सेल होती है। इसका मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बनता है और सारी एक्टिविटी उसी सेल के अंदर होती रहती हैं। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। अब यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे अमीबा यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेलुलर है। ह्यूमन
यूकैरियोटिक है लेकिन मल्टी सेलुलर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में यदि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में। सेल में स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन कवर्ड स्ट्रक्चर नहीं होती। मोस्टली एक्टिविटीज़ डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही होती रहती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनेल सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है और सेल के एक तरीके से कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। फिगर दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में 2.10। इसमें दिए गए सेल्स में बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आती हैं और प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक कैटेगरी में आती हैं। ये क्लासिफिकेशन ट्री न्यूक्लियस की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट, ये किसके आधार पर किया गया है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट है या नहीं है। साइटोस्केलेटन इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे फाइन फाइबर्स का एक जाल यानी नेटवर्क प्रेजेंट होता है। इसी नेटवर्क को साइटोस्केलेटन कहा जाता है। साइटोस्केलेटन का इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो सेल्स की मेंटेन होती है वो इसके कारण होती है, साइटोस्केलेटन के कारण। सेल की शेप जो मेंटेन होती है वो भी साइटोस्केलेटन के कारण होती है। सेल के मूवमेंट में भी ये हेल्प करती है और मटेरियल के इंटरनल ट्रांसपोर्ट में भी ये सहायता यानी असिस्ट करती हैं। साइटोस्केलेटन बहुत फाइन होता है और इसे क्लियरली आसानी से ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। एक इसका ऑर्गेनल है सेल के अंदर जो पाया जाता है सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस ये होती हैं, साइटोस्केलेटन होता है। ऐसे ही सेल इंक्लूजन्स साइटोप्लाज्म में कुछ स्टोर्ड सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिन्हें हम सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। ये नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लांट सेल के अंदर स्टार्च होती है और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट सेल में सिलिका के क्रिस्टल भी हो सकते हैं। तो स्टार्च, ऑक्सलेट और सिलिका ये सभी इंक्लूजन्स में आएंगे। ये इंक्लूजन्स स्टोरेज या दूसरे स्पेशलाइज्ड फंक्शन में हेल्प करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द सेल टाइप। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करने पर हमें पता लगता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी के बारे में, सेल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस के बारे में और लाइफ फॉर्म कैसे हुई उसके एवोल्यूशन के बारे में। ये भी एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपनी सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से लाइफ प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है इसमें, वाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल को ऑर्गेनल की ज़रूरत क्यों होती है? यूकैरियोटिक सेल्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये बहुत कम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इन डिफरेंट एक्टिविटी को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए यूकैरियोटिक सेल में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल के नाम से जाना जाता है। हर ऑर्गेनल सेल के अंदर एक स्पेसिफिक काम करता है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनल के साथ डिफरेंट जॉब यानी उसकी जो फंक्शन है वो बंधा हुआ है। इसलिए सेल एक ही टाइम पर कई लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकती है। ये डिवीज़न ऑफ वर्क सेल की एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज करता है। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है अलग अलग ऑर्गेनल का अलग अलग काम जो है वो बटा हुआ है। फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल सेल की सर्वाइवल के लिए कुछ नेसेसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ये कई तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। न्यू मटेरियल बिल्ड करने में, नए नए सब्सटेंस बनाने में, वेस्ट सब्सटेंस को बाहर करने में, एनर्जी प्रोडक्शन में, सप्लाई करने में और सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट करने में और मटेरियल को एक्सपोर्ट करने में। तो अलग अलग काम होते हैं इनके। जो मेन काम है ये हैं। सभी ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेटिंग मैनर में मिलकर यानी एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं ताकि सेल प्रॉपरली फंक्शन कर सके। हर ऑर्गेनल का एक स्पेशलाइज्ड रोल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं, इसी प्रकार ये ऑर्गेनल भी सेल के अंदर काम करते हैं। सेल को टिनी लिविंग फैक्ट्री बोला जा सकता है।
सेल को एक टिनी लिविंग फैक्ट्री के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जैसे फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सभी पार्ट्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। वहाँ पर लाइफ प्रोसेस स्मूथली कंटिन्यू होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऑर्गेनल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ वेस्ट को बाहर निकालते हैं। इस तरीके से हर ऑर्गेनल के सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग में वो योगदान देते हैं। अब यहाँ पे जो है न्यूक्लियस हाउस ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शंस भी इसे कहते हैं, कोडेड इंस्ट्रक्शंस का घर। इस पिक्चर में देख सकते हो आप, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन दिखाया गया है। क्रोमेटिन में क्रोमोजोम्स हैं और क्रोमोजोम्स मिलकर बनता है डीएनए से। ये स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस दिखा रखा है। न्यूक्लियस के साथ में ये है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर पोर है, छोटे छोटे छिद्र जो इसकी मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन जो है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रहता है। अब न्यूक्लियस के बारे में यदि हम कुछ और देखते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या चीज़ हैं। न्यूक्लियस सेल के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल में से एक होता है। ये सेल के कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है क्योंकि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं जो सभी सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब डीएनए वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में कोडेड इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं और ये ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और करैक्टर्स को इनहेरिटेंस के लिए, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इसीलिए इसको हाउस ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। न्यूक्लियस के चारों प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड कवरिंग से घिरा रहता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल की रक्षा करती है। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर इतनी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये पोर्स मटेरियल के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। किस किस के बीच में मूवमेंट को? न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में। इनके द्वारा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर एंटर करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर बने मटेरियल साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। रास्ता यही है न्यूक्लियर पोर। इस तरह न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस और सेल के बाकी पार्ट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन और मटेरियल के एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। अब न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोम्स की यूनिट्स हैं, जिन्हें हम सब यूनिट्स कहते हैं, इनकी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर ही होती है। ये सब यूनिट्स बाद में न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और साइटोप्लाज्म में एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट ये आपस में मिल जाते हैं और मिल करके फिर ये कंप्लीट राइबोसोम्स की एक यूनिट बनाते हैं। राइबोसोम्स इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो राइबोसोम्स के बगैर नहीं हो सकती, तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्रोमोसोम्स क्लियरली रॉड शेप की स्ट्रक्चर की तरह विजिबल होती हैं। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ये तभी दिखती हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम्स दिखता नहीं है। क्रोमोसोम्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से उनके बच्चों में ले जाने का काम करते हैं। इनमें इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स। तो करैक्टरिस्टिक्स डिपेंड करते हैं क्रोमोसोम्स में। ये इंस्ट्रक्शन डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कोड हैं, वो डीएनए के रूप में होती हैं। डीएनए क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इसका काफ़ी रोल है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में,
हेरिडिटरी ट्रेट्स जो होते हैं माता पिता से बच्चों में जाने वाले, उनके ट्रांसमिशन के लिए। डीएनए को हम लाइफ की ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। अब क्रोमोसोम्स कैसे बनता है? क्रोमोसोम्स जो हैं वो बनते हैं डीएनए से, और डीएनए के साथ एक और प्रोटीन रहती है, स्पेसिफिक प्रोटीन। प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज और सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। डीएनए और प्रोटीन ये दोनों मिलकर के क्रोमोसोम्स बनाती हैं। अब आता है जीन्स। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, फंक्शनल सेगमेंट को जीन कहा जाता है। जीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रखता है जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट, लक्षण के लिए, काम के लिए वो फिक्स रहता है, यानी किसी पर्टिकुलर ट्रेट को या फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है जीन। तो जीन जो है वो डीएनए का ही एक सेगमेंट है। एग्जाम्पल के लिए जीन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, जैसे आई का कलर, हेयर का टाइप, हाइट और डिफरेंट इनहेरिटेड करैक्टर्स, अलग अलग इनहेरिटेड करैक्टर्स, ये सभी जीन ही कंट्रोल करता है। इसलिए जीन्स को हेरिडिटरी की बेसिक यूनिट कहा जाता है। जीन को हेरिडिटरी की बेसिक यूनिट कहा जाता है। अब है क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेल्स में डीएनए विजिबल क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, नॉन डिवाइडिंग यानी जो अभी डिवाइड नहीं हुई है, उसमें जो डीएनए है वो विजिबल क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होता है, जो दिखने योग्य होता है। इसके बावजूद ये क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर पतले पतले जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं वो आपस में एंटेंगल्ड होती है, उलझी हुई होती हैं, और ऐसी वो दिखती हैं। तो ये फॉर्म डीएनए को लूजली अरेंज रहने देती है जब सेल्स अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, ये कंडेंस और टाइटली कॉइल हो जाता है, एक दूसरे से नज़दीक आ जाता है, टाइटली कॉइल हो जाता है, अलग अलग क्रोमोसोम्स बनने लगते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जेनेटिक मटेरियल को सेल डिवीजन के दौरान डॉटर सेल्स में प्रॉपरली बांटने यानी डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। इस तरह सेल डिवीजन के टाइम क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाता है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड देयर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे हमने पहले पढ़ा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इन सेल्स में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर घिरा रहता है। इसके बावजूद डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होता है। डीएनए अक्सर एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के रूप में होता है जो स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। जिस रीजन में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जहाँ ये प्रेजेंट रहता है जिस कोने में, उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहते, यानी ये उसमें एब्सेंट रहते हैं, इसलिए इनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक सेल की तुलना में सिंपल होती है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है। अब स्पेशलाइज्ड सेल और उनके काम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं ताकि वो पर्टिकुलर फंक्शन को अच्छी तरीके से कर सकें। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं जो उन्हें स्पेसिफिक टास्क यानी एक पर्टिकुलर काम को अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल का एक एग्जाम्पल है ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। ह्यूमन की मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे सेल को ई न्यूक्लिएट सेल्स कहा जाता है, ई न्यूक्लिएट सेल्स। न्यूक्लियस की एब्सेंस सेल के अंदर ज़्यादा इंटरनल स्पेस क्रिएट कर देती है। जब न्यूक्लियस नहीं रहता तो सेल के अंदर एक इंटरनल स्पेस है जो ज़्यादा हो जाता है। ये एक्स्ट्रा स्पेस सेल को ज़्यादा क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन कंटेन करने में यानी हीमोग्लोबिन इकट्ठा करने में हेल्प करती है। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आरबीसी में ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है इसलिए ये बॉडी के सभी सेल्स तक ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन कैरी और ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं।
क्योंकि इनके अंदर आरबीसी के अंदर ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये अडेप्टेशन बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब आरबीसी की कुछ लिमिटेशंस हैं विदाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एब्सेंस एडवांटेज प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये खुद को रिपेयर नहीं कर सकती और ये डिवाइड होकर नए सेल्स नहीं बना सकती। इस वजह से इनका जो लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड होता है। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है राइबोसोम्स, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, जिसका प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिखा रखी है, ये है राइबोसोम्स, जिसका प्रोटीन बनाने में बहुत ही मेन रोल होता है। कि राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में ना फ्री प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रीली रहते हैं ये, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से ये जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस साइट कहा जाता है। इसका मतलब प्रोटीन राइबोसोम्स पर ही बनती हैं। राइबोसोम्स के द्वारा बनाई गई प्रोटीन नेसेसरी होती है ग्रोथ के लिए भी, रिपेयर के लिए भी, और एंजाइम बनाने के लिए भी, और सेल की फंक्शनिंग के लिए भी। क्योंकि प्रोटीन के प्रोडक्शन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, इस वजह से राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रीवियस डायग्राम जो है, इसमें ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ में कोई भी राइबोसोम्स इसकी सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन रफ में राइबोसोम्स के दाने जैसी संरचनाएं इस पर चिपकी हुई दिखाई देती हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कॉमनली ईआर कहा जाता है, ईआर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट एक लार्ज ऑर्गेनल होता है। ये मेम्ब्रेन के नेटवर्क के फॉर्म में एक पूरे सेल में फैला हुआ रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, उसकी आउटर कवरिंग जो होती है, उसके साथ ये जुड़ा रहता है। ये इसके जो कनेक्शन है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को हेल्प करते हैं, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, फैट या लिपिड के बनने में हेल्प ये करता है, कुछ हार्मोन के बनने में भी ये हेल्प करता है। सेल के अंदर जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है जो सेल परफॉर्म करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर रफ एपियर होता है, यानी ये रफ दिखाई देता है, इसके सरफेस पर दाने जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये रफ एपियरेंस इसलिए होती है क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है आरईआर, और प्रोटीन के सीक्रेशन में भी हेल्प करती है। तो दो इसके काम हैं। जो सेल्स एक्टिवली प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आरईआर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे पैंक्रियाटिक सेल में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है आरईआर, और ग्लैंड सेल्स में भी आरईआर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स और प्रोटीन मनुष्य के बनने में और सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं, ये जो पैंक्रियाटिक सेल्स और ग्लैंड सेल्स हैं। दूसरा जो टाइप है रफ के अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं अटैच होते, इसलिए माइक्रोस्कोप से देखने पर ये स्मूथ दिखाई देते हैं। इनका काम फैट्स या लिपिड्स की सिंथेसिस में, फैट्स की स्टोरेज में और कुछ हार्मोन्स की सिंथेसिस में इनका योगदान रहता है। इसलिए एसईआर उन सेल्स में इम्पोर्टेंट होता है जो फैट मेटाबॉलिज्म और हार्मोन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं।
यानी जहाँ पे हार्मोन बनते हैं और फैट मेटाबॉलिज्म होती है, उनमें SER पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है? ये भी एक सेल का ऑर्गेनल है, जो पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर भी इसे हम कहते हैं सेल्स का, जहाँ पे पैकिंग का और शिपिंग का काम होता है। सेल के अंदर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर की स्टैक्स प्रेजेंट होती है। ये स्ट्रक्चर्स मिलकर गोल्जी एपरेटस बनाते हैं। यदि बात करें, फंक्शनली कनेक्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ और दूसरे सेल ऑर्गेनल के साथ। गोल्जी एपरेटस सेल के पोस्ट ऑफिस या फिर पैकेजिंग सेंटर की तरह भी काम करता है। यानी सेल का पोस्ट ऑफिस किसे कह सकते हैं? गोल्जी एपरेटस को कह सकते हैं। ये सब के साथ दोस्ती में काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन और दूसरे सेल ऑर्गेनल के साथ। इसके मेजर जो काम है, मेजर जो फंक्शन है, प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करना इसका काम है। मटेरियल को सॉर्ट करना, मटेरियल को छांटने का काम। सब्सटेंस को वेसिकल्स में पैक करने का काम इसका है। और मटेरियल को सेल के अंदर या फिर बाहर भेजने का काम भी इसका होता है। गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इस तरह ये सेलुलर मटेरियल की प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है वो है लाइसोसोम, द क्लीन अप सिस्टम। सेलुलर एक्टिविटी के दौरान सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल और डैमेज ऑर्गेनल बन जाते हैं। अगर ये वेस्टेज इकट्ठे होते चले जाएं तो ये सेल को डैमेज पहुंचा सकते हैं, सेल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लाइसोसोम की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। लाइसोसोम छोटे छोटे सैक्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। इनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, अनवांटेड फैट और डैमेज सेल पार्ट्स या फिर वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, इन सभी को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। क्योंकि लाइसोसोम वेस्टेज और डैमेज मटेरियल को सेल के अंदर से रिमूव करता है, इसलिए ये सेल को क्लीन और हेल्थी रखते हैं। रिसाइकलिंग फंक्शन, लाइसोसोम के अंदर ब्रेक डाउन के बाद कुछ सब्सटेंस बनते हैं जो साइटोप्लाज्म में छोड़ दिए जाते हैं। ये सिंपलर सब्सटेंस फिर सेल के द्वारा किसी दूसरी सेलुलर एक्टिविटी में रीयूज किए जा सकते हैं। इस तरह लाइसोसोम सिर्फ वेस्ट रिमूव नहीं करता बल्कि यूजफुल मटेरियल को भी रिसाइकल करने में भी हेल्प करता है। इसी इम्पोर्टेंट क्लीनिंग और रिसाइकलिंग फंक्शन की वजह से लाइसोसोम को सेल का क्लीन अप सिस्टम कहा जाता है। क्लीन अप सिस्टम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोमल एंजाइम्स इन ह्यूमन स्पर्म सेल के अंदर लाइसोसोम में एक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है। जब स्पर्म सेल्स रिप्रोडक्शन के दौरान एग तक पहुंचता है और उससे मीट करता है, उससे मिलता है, तब ये लाइसोसोमल एंजाइम्स उस एग की जो आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर है उसको ब्रोक डाउन करता है और ब्रोक डाउन करके वो स्पर्म उसके एग के अंदर जा सकता है। ये ब्रेक डाउन स्पर्म को एग के अंदर एंटर करने की परमिशन देता है। इसके रिजल्ट में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। इसी की वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाता है, क्योंकि स्पर्म उस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को तोड़कर अंदर जा सकता है। इस तरह लाइसोसोमल एंजाइम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन स्पर्म सेल और रिप्रोडक्शन के बारे में आप आगे आने वाले चैप्टर में भी स्टडी करेंगे। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, डीएनए इसमें होता है और फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अंदर रहती हैं, उसे क्रिस्टी कहते हैं, और राइबोसोम्स जैसी भी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर सेलुलर एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी है वो यहीं पे बनती है। सेल के अंदर हर एक्टिविटी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है और सेल को अवेलेबल कराती है।
हर माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। इनकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये पोरस भी होती है। क्योंकि ये पोरस होती है इसलिए कुछ सब्सटेंस इसके थ्रू इजीली पास कर सकते हैं, अंदर या बाहर जा सकते हैं। ये मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर कवरिंग बनाती हैं। अब इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो अंदर की तरफ हाईली फोल्डेड रहती है। ये फोल्डेड, इन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं ताकि रिएक्शन ज़्यादा हो। रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। इंक्रीज्ड सरफेस एरिया ज़्यादा केमिकल रिएक्शन को एफिशिएंटली अकर करने की परमिशन देता है। केमिकल रिएक्शन को हाईली एफिशिएंटली करने के लिए ये रिएक्शंस एनर्जी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया को लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज और दूसरे फूड मॉलिक्यूल्स एक प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होते हैं, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें जो फूड में स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है, ऑक्सीजन यूजुअली यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। रिलीज्ड एनर्जी, जो निकली हुई एनर्जी है, उसके एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होती रहती है। वह एनर्जी जिस मॉलिक्यूल में वो स्टोर होती है उसे एटीपी बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है। इसका मतलब एटीपी सेलुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी को स्टोर और सप्लाई करता है। सेल के अंदर ज़्यादातर एक्टिविटी एटीपी के द्वारा प्रोवाइड की गई एनर्जी से ही होती हैं, जैसे मूवमेंट या फिर ग्रोथ या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट या मॉलिक्यूल्स का बनना, यानी सिंथेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये सभी इसी की वजह से होती हैं। इसलिए एटीपी सेल्स की सर्वाइवल और फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब बात करते हैं एक और ऑर्गेनल है बहुत इम्पोर्टेंट, प्लास्टिड। इसे सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल भी कहा जाता है, जहाँ पे फूड बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया फूड मॉलिक्यूल को यूज करके सेल को एनर्जी प्रोवाइड देने का काम करती है। एनिमल्स अपना फूड सराउंडिंग से लेते हैं, लेकिन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स फूड सिंथेसिस और स्टोरेज के लिए स्पेशल ऑर्गेनल यूज करते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड मुख्य तौर पर प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ना कि एनिमल सेल में। ये इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और पिगमेंटेशन। प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। ये प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट सनलाइट एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और वाटर यूज करते हैं, और फूड को शुगर के फॉर्म में बनाते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है वो शुगर के रूप में बनता है। क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। यह सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट, इसके स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन जो बाहरी मेम्ब्रेन रहती है, एक इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो अंदर वाला पार्ट है वो स्ट्रोमा है, और इसमें राइबोसोम्स भी रहते हैं और डीएनए भी रहता है। ग्रेनम और थाइलाकोइड्स जैसी स्ट्रक्चर भी इसमें पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर एक डिस्क जैसी शेप में एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये स्ट्रक्चर्स फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस हुई शुगर स्ट्रोमा में स्टोर होती है। फूड स्टोरेज के लिए स्टार्च ग्रेन्यूल भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रोमा है ये स्टोर करती है जो फोटोसिंथेसिस में शुगर बनती हैं,
और इसके अलावा स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी रहते हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कुछ फीचर्स बैक्टीरिया के समान होते हैं, जैसे इनमें अपना खुद का डीएनए होता है, इनमें अपना राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन फीचर्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अपने कुछ प्रोटीन्स खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हैं राइबोसोम्स की सहायता से खुद अपनी प्रोटीन बना सकते हैं। ये सिमिलरिटी सजेस्ट करती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंशिएंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के साथ हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, जो डीएनए से रिलेटेड और राइबोसोम से रिलेटेड, ये बैक्टीरिया के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी इनकी उत्पत्ति भी इस तरीके के सिंगल ऑर्गेनिज्म से हुई, ये दिखाती हैं। अब प्लास्टिड्स के टाइप्स की बात करते हैं। सभी प्लास्टिड्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। कुछ अलग अलग प्लास्टिड्स में अलग अलग पिगमेंट या स्टोरेज मटेरियल हो सकते हैं। ये प्लास्टिड उनके फंक्शन और उसमें क्या है कंटेंट के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे एक है क्रोमोप्लास्ट। कुछ प्लास्टिड में क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे येलो भी हो सकते हैं, ऑरेंज और रेड। ये पिगमेंट्स कलर देने का काम करते हैं फ्लावर को, फ्रूट को और कुछ वेजिटेबल्स को। ये ब्राइट कलर भी प्रोवाइड करते हैं। ब्राइट कलर पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेशन करते हैं, जैसे इंसेक्ट और पक्षियों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। जो पक्षी फलों को खाते हैं उनको भी अपनी तरफ ये आकर्षित करते हैं। जो सीड डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, यानी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह यानी डिस्पर्ज करने में हेल्प करते हैं। इस तरह क्रोमोप्लास्ट प्लांट में रिप्रोडक्शन और सीड डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रोडक्शन में और बीजों को फैलाने में भी इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। एक जो है अगला ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कुछ प्लास्टिड में पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं। इन कलरलेस प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूको शब्द का मतलब होता है वाइट। ल्यूकोप्लास्ट मेनली फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ये केवल फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ये स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को, तीन चीज़ों को ये स्टोर करने का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को उस फूड मटेरियल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है जो ये स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पोटैटो सेल्स में स्टार्च स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। कोलोकेशिया सेल भी तारो या कोलोकेशिया सेल्स भी ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर करते हैं। अब बात आती है प्लास्टिड के अलावा वैक्यूल्स की, जो कि ऐसे ऑर्गेनल हैं जो स्टोरेज और सपोर्ट का काम करते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो स्टोरेज और सपोर्ट में हेल्प करती हैं। यानी प्लांट सेल में जो स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जो स्टोरेज और सपोर्ट में हेल्प करती हैं। मैच्योर प्लांट सेल में आमतौर पर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल्स एक सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। वैक्यूल्स के अंदर एक वाटर के जैसा फ्लूइड भरा होता है जिसे सेल सैप कहते हैं। वैक्यूल्स का फंक्शन, वैक्यूल्स वाटर, मिनरल्स, शुगर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। लार्ज अमाउंट में वाटर स्टोर करके वैक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ये प्रेशर सेल को फर्म और रिजिड बनाता है, सेल को आकृति देने का काम करता है। इसके रिजल्ट में प्लांट अपराइट और हेल्थी रहते हैं, प्लांट खड़े रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। विल्टिंग ऑफ प्लांट, इसमें भी वैक्यूल्स का योगदान होता है। जब प्लांट्स को एनफ वाटर नहीं मिलता, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, तो वैक्यूल्स वाटर लॉस कर देते हैं। इंटरनल प्रेशर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है और जो सेल है वो लेस फर्म हो जाती है, यानी उसकी जो फर्मनेस है
वो कम हो जाती है। इसके रिजल्ट में प्लांट विल्टेड या ड्रूपी हो जाता है, यानी मुरझा जाता है और सूख जाता है। इसलिए वैक्यूल्स प्लांट की फर्मनेस यानी कठोरता और सपोर्ट मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स की बात करें तो एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन साइज में छोटे होते हैं और प्लांट वैक्यूल्स की तुलना में ये लेस प्रोमिनेंट होते हैं। इनका योगदान बहुत कम होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स मटेरियल की टेम्पोरेरी स्टोरेज के रूप में ही केवल वो सहायता करते हैं। छोटे होने के बावजूद भी ये यूजफुल स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेल के बाद जो टॉपिक आता है सिंथेटिक बायोलॉजी एंड आर्टिफिशियल डीएनए एक्सपेरिमेंट। 2010 में साइंटिस्ट जे क्रेज वेंटर और उनकी रिसर्च टीम ने सिंथेटिक बायोलॉजी के फील्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट खोज की। सिंथेटिक बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें साइंटिस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मेथड की सहायता से स्टडी करते हैं। साइंटिस्ट ने एक ऐसे सिंपल बैक्टीरिया के साथ काम किया जिसका नाम माइकोप्लाज्मा माइकोइडी था। सबसे पहले उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से इस बैक्टीरिया को कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को बहुत सावधानी पूर्वक स्टडी किया और उसकी पहचान की। इसका मतलब उन्होंने एक बैक्टीरियल डीएनए में प्रेजेंट जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस की एग्जैक्ट ऑर्डर को डिटरमाइन किया था। उन्होंने डीएनए सीक्वेंस को समझने के बाद लेबोरेटरी के अंदर केमिकली डीएनए की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाई। ये सिंथेटिक डीएनए साइंटिस्ट के द्वारा आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था, डायरेक्टली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लिया गया था। उसके बाद साइंटिस्ट ने एक दूसरा बैक्टीरियम सिलेक्ट किया जो माइकोप्लाज्मा माइकोडी से क्लोजली रिलेटेड था। इस बैक्टीरिया में से उन्होंने ओरिजिनल डीएनए को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया, निकाल दिया, लेकिन उन्होंने सेल के रिमेनिंग पार्ट को, जो सेल का बचा हुआ हिस्सा था, उसको इंटैक्ट रखा, मतलब सेफ रखा। इन रिमेनिंग पार्ट में क्या क्या थे? जो रिमेनिंग पार्ट थे, साइटोप्लाज्म था, सेल मेम्ब्रेन थी और दूसरी सेलुलर स्ट्रक्चर थी। इस तरह सेल की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रही, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल रिमूव कर दिया गया। इसके बाद साइंटिस्ट ने नए सिरे से सिंथेसाइड आर्टिफिशियली डीएनए को एक एम्प्टी बैक्टीरियल सेल के अंदर, खाली बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कराया, इंसर्ट करा दिया। जब सिंथेटिक डीएनए सेल के अंदर भेजा गया तब सेल ने नॉर्मली फंक्शन करना शुरू कर दिया। सेल ने ग्रो करना शुरू कर दिया, सेल ने एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर दिया और डिवाइड होकर नए सेल बनाना भी शुरू कर दिया। ये सभी एक्टिविटी नए सिरे से इंसर्टेड सिंथेटिक डीएनए के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो रही थी। इस एक्सपेरिमेंट ने क्लियरली शो किया कि डीएनए सेल की स्ट्रक्चर को, सेल की फंक्शनिंग को और सेलुलर एक्टिविटी को और ग्रोथ या फिर डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। इसलिए डीएनए लिविंग सेल का कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन सिस्टम होता है जो इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन साइंटिस्ट ने कंप्लीटली न्यू लिविंग सेल्स बिगिनिंग से ही क्रिएट किया था, शुरुआत से क्रिएट नहीं किया था, सिर्फ डीएनए आर्टिफिशियली ही बनाया था। सेल के बाकी कंपोनेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल यानी पहले से मौजूद सेल से लिए गए थे। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट डीएनए की इम्पोर्टेंस को शो करता है, लेकिन ये नॉन लिविंग मटेरियल से कंप्लीट लाइफ क्रिएट नहीं था, यानी नॉन लिविंग मटेरियल से एक कंप्लीट जीवन यानी पूर्ण जीवन नहीं बना था। हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है। ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूसली लगातार ओल्ड और डैमेज सेल को रिपेयर और रिप्लेस करती रहती है। ये इसमें एक कुदरती क्षमता होती है। स्किन पर लगा स्मॉल कट कुछ दिनों बाद हील हो जाता है, भर जाता है। फॉलन हेयर, गिरे हुए बाल दोबारा ग्रो कर जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल में, कोशिकाओं में एक योग्यता यानी एबिलिटी होती है ग्रो करने की, डिवाइड करने की और नए सेल प्रोड्यूस करने की। ये नए सेल ओल्ड सेल को
डेड सेल को और डैमेज सेल को रिप्लेस करते हैं। बॉडी की ग्रोथ सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि एग्जिस्टिंग सेल बिगर हो जाते हैं। मतलब सेल का साइज बढ़ने से ही ग्रोथ नहीं होती। सेल सिर्फ एक कुछ लिमिट तक ही साइज में बढ़ सकती हैं। उस लिमिट के बाद फर्दर ग्रोथ मेनली इसलिए होती है क्योंकि सेल डिवाइड होकर नई नई सेल्स बनाती हैं। इसलिए सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, ग्रोथ के लिए भी और रिपेयर के लिए भी और सेल की रिप्लेसमेंट के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक में ऑनियन रूट टिप की सहायता से हम सेल डिवीजन की स्टडी करते हैं। एक रूट टिप की ग्रोथ को देखते हैं। एक जार लेते हैं और उसमें वाटर लेते हैं और उसमें एक ऑनियन रखते हैं जिसमें कुछ रूट्स वाटर की तरफ रहती हैं। फ्रेशली ग्रोइंग ऑनियन रूट टिप कॉमनली सेल डिवीजन को स्टडी करने के लिए यूज की जाती हैं। जो प्याज है उसकी जो रूट टिप की ग्रोथ है उसमें हम सेल डिवीजन की स्टडी करते हैं। रूट टिप में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ सेल्स ऐसी रहती हैं जो अपने आप डिवाइड होती रहती हैं और वो उस रूट में रहती हैं क्योंकि रूट्स कंटिन्यूसली लेंथ में ग्रो करती रहती है। क्योंकि जो रूट्स हैं उनकी वो जो लेंथ है वो बढ़ती रहती है। इन सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट और स्टूडेंट समझ सकते हैं कि सेल किस तरीके से डिवाइड करती हैं। एक एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी में ऑनियन रूट को कई दिन तक वाटर में ग्रो कराया जाता है। जब रूट्स डेवलप हो जाती हैं तब उनके ग्रोइंग टिप को काट करके एक केमिकल की सहायता से प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहें। जो केमिकल यूज किए जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, जैसे एसीटो अल्कोहल या फिर इथेनॉल, ये केमिकल सेल्स को प्रिजर्व करते हैं और फर्दर चेंज को स्टॉप कर देते हैं ताकि उसमें कोई बदलाव न आ जाए। उसके बाद रूट टिप को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट किया जाता है। उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके संपर्क में लाते हैं ताकि टिश्यू सॉफ्ट बना रहे, नरम बना रहे। सॉफ्टनिंग के बाद रूट को फिर एसीटोकार्माइन स्टेन से स्टेन किया जाता है। एसीटोकार्माइन स्टेन यूज किया जाता है। ये स्टेन सेल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंडर आसानी से क्लियरली दिखाने का काम करता है। ये इस स्टैंड की वजह से आसानी से दिख जाती हैं। स्टैंड रूट टिप को जेंटली धीरे से वार्म किया जाता है और फिर कवर स्लिप के नीचे स्क्वेज किया जाता है, दबा दिया जाता है। इसे सेल की थिन लेयर में स्प्रेड को जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन के लिए सूटेबल होती है। सेल्स जब थिन लेयर में सेपरेट हो जाती हैं तो उनको ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। फाइनली स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है और उसमें क्या चेंजिंग आती है वो उसको स्टडी किया जाता है। माइक्रोस्कोप के अंडर ऑनियन रूट टिप में बहुत सारे सेल्स दिखाई देने लगते हैं। ये सभी सेल्स एग्जैक्टली सेम अपीयरेंस शो नहीं करती, यानी एक तरीके की वो नहीं दिखती। कुछ सेल्स दूसरे सेल से स्ट्रक्चर में डिफरेंट दिखती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि सेल्स सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि रूट टिप सेल्स कंटिन्यूसली लगातार डिवाइड करती रहती हैं, इसलिए अलग अलग सेल्स डिवीजन प्रोसेस के डिफरेंट फेस में विजिबल होते हैं। यानी जो सेल्स हैं वो जब डिवाइड करती हैं तो उसकी अलग अलग स्टेज होती हैं और अलग अलग स्टेज में होने के कारण उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग नज़र आती हैं। न्यू सेल्स की ये कंटिन्यूस फॉर्मेशन प्रोसेस सेल डिवीजन कहलाती है। जो नई सेल्स बनती हैं इस प्रोसेस से, जिसमें कई स्टेप होते हैं, इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर नई डॉटर सेल्स बनाती हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक असेंशियल प्रोसेस होता है, बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। सेल डिवीजन ग्रोथ में, डैमेज टिश्यू को रिपेयर में और वॉर्न आउट सेल की रिप्लेसमेंट में, जो सेल डैमेज हो चुकी हैं उनके रिप्लेसमेंट में, और कुछ तो ऑर्गेनिज और रिप्रोडक्शन में भी ये सेल डिवीजन हेल्प करता है। एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यू जैसे ऑनियन रूट टिप में सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेज ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। हर स्टेज में सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं जो देखे जा सकते हैं। अब सेल डिवीजन की कुछ स्टेज रहती हैं।
सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस भी अपनी शेप चेंज करता है, क्रोमोसोम्स भी दिखने लगते हैं, विजिबल हो जाते हैं, और जेनेटिक मटेरियल बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो सेल्स में। क्योंकि ऑनियन रूट टिप के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, इसलिए डिफरेंट स्टेज एक ही टाइम पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। साइंटिस्ट इन स्टेज को स्टडी करके समझते हैं कि सेल एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यानी वो बराबर रूप से रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। हर दिन ह्यूमन बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियन सेल्स रिप्लेस करती है, लाखों सेल्स रिप्लेस होती हैं। ये रिप्लेसमेंट बॉडी के टोटल सेल का अप्रोक्सीमेट लगभग 1% हिस्सा होता है जो रिप्लेसमेंट होती है एक दिन में। कंटिन्यूस सेल रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स ओल्ड हो जाती हैं, सेल्स डैमेज भी हो जाती हैं, और सेल्स नेचुरली डाई भी हो जाती हैं, मर भी जाती हैं। सेल डिवीजन के थ्रू बनी हुई नई सेल्स बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में को मेंटेन करती हैं, उसमें हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल्स सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं, लेकिन दोनों में प्रोसेस अलग अलग होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स रिलेटिवली सिंपलर मैनर में डिवाइड कर जाती हैं, बहुत आसान तरीके से वो डिवाइड कर जाती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स एक मोर ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एक कंट्रोल्ड प्रोसेस के द्वारा डिवाइड करती हैं, जिसे सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल में सेल की प्रॉपर ग्रोथ होती है, डीएनए की एक्यूरेट कॉपी तैयार होती हैं, और जेनेटिक मटेरियल का बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये केयरफुली कंट्रोल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्टेबिलिटी और प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन करने में हेल्प करती है, ताकि उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से होती रहे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो सेल डिवीजन के डिटेल स्टेज आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पर हर स्टेप को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अब सेल डिवीजन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा नई सेल्स बनती हैं एग्जिस्टिंग सेल से। ये प्रोसेस लाइफ की सर्वाइवल और कंटिन्यूटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेल डिवीजन ग्रोथ में, डैमेज टिश्यू की रिपेयर में, डेड या वॉर्न आउट सेल की रिप्लेसमेंट में, रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन हेल्प करती हैं। बॉडी की कुछ सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, क्योंकि वो रेगुलरली लॉस या डैमेज होती रहती हैं, वो ख़त्म भी होती रहती हैं, तो नई भी वहाँ पर बनती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए स्किन की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, ताकि बॉडी सरफेस से शेड होने वाली ओल्ड सेल्स को रिप्लेस किया जा सके, ताकि उनको जो पुरानी हो चुकी सेल्स हैं उनको हटाया जा सके। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, इसके दो मेजर टाइप्स हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। दोनों टाइप्स के सेल डिवीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माइटोसिस में मेनली नॉर्मल ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, बॉडी सेल्स की मेंटेनेंस और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सभी में माइटोसिस डिवीजन हेल्प करता है। लेकिन मियोसिस डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट्स की बनने में यानी स्पर्म और ओवम के बनने में, जेनेटिक वेरिएशंस और डाइवर्सिटी क्रिएट करने में, यानी जो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं जिसमें संतान माता पिता से अलग गुण रखती है, तो ये सभी मियोसिस डिवीजन के कारण ही संभव हो पाता है। दोनों प्रोसेस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर फंक्शनिंग और सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दोनों ही प्रोसेस सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस की बात करते हैं। हर ह्यूमन लाइफ एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग सेल से स्टार्ट होती है। कोई भी लाइफ है एक एग सेल से स्टार्ट होती है, जो मदर के जो ओवरी से निकलता है। ये सिंगल सेल रिपीटेडली डिवाइड करता है और ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट ट्रिलियन ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करता है। बॉडी सेल्स की नंबर में बढ़ोतरी मेनली माइटोसिस के द्वारा होती है। माइटोसिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे कॉमन टाइप का सेल डिवीजन है। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक सेल्स किस तरीके से माइटोसिस डिवीजन के द्वारा दो सेल्स में टूट जाती हैं।
और ये दोनों सेल्स जेनेटिकली एक दूसरे से सिमिलर यानी आइडेंटिकल होती हैं। ये डॉटर सेल जेनेटिकली एक दूसरे से और पेरेंट सेल से सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है। हर डॉटर सेल में सेम डीएनए होता है और क्रोमोसोम्स का जो नंबर संख्या होती है वो भी सेम होती है। वो रिसीव होते हैं जो पेरेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो पेरेंट सेल से ही डीएनए और क्रोमोसोम्स आते हैं। इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन बॉडी सेल्स में लार्जली अनचेंज्ड रहती हैं, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आता है। माइटोसिस एंश्योर करता है, माइटोसिस बताता है कि जो न्यूली फॉर्म सेल्स हैं वो ओरिजिनल पेरेंट सेल से बिल्कुल सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए, वाउंड्स यानी कोई चोट लगने पर, घाव लगने पर हीलिंग के लिए, डैमेज टिश्यू की रिप्लेसमेंट के लिए या नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस डिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस डिवीजन होता है, जहां एक सिंगल ऑर्गेनिज्म गैमेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जहां एक जीव अपने आप में माइटोसिस डिवीजन करके एक अपनी संतान बनाता है। अब बात करते हैं मियोसिस डिवीजन की। मियोसिस एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल डिवीजन है जो गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी मियोसिस डिवीजन से गैमेट बनते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम। गैमेट रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। गैमेट जो स्पर्म और ओवम है एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं और इनकी वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल्स में मतलब होता है। मियोसिस के थ्रू बने हुए गैमेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन और डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं, यानी मियोसिस के थ्रू जो गैमेट्स बनते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसमें जो बदलाव या चेंजिंग या डाइवर्सिटी आती है वो इसी के कारण आती है। इसी वेरिएशन की वजह से जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, लेकिन वो 100% यानी एग्जैक्टली अपने माता पिता से आइडेंटिकल यानी एक जैसे नहीं होते। वो कुछ वेरिएशन दिखाते हैं और वो वेरिएशन मियोसिस डिवीजन के कारण ही आती है। एनिमल्स में यहाँ तक कि ह्यूमन में मियोसिस मेल के अंदर टेस्टिस में होता है और स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है, यानी स्पर्म सेल जो मेल गैमेट है वो टेस्टिस में बनती हैं और मियोसिस डिवीजन से बनती हैं। और मियोसिस फीमेल के ओवरी में होता है और एग सेल प्रोड्यूस करने के लिए ये अपना काम करता है। इसका मतलब जो फीमेल के अंदर एग सेल्स बनती हैं वो भी मियोसिस के द्वारा ही बनती हैं। प्लांट्स में मियोसिस एंथर में होता है, एंथर में मियोसिस होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंथर है उसमें पोलन ग्रेन बनाता है। ये पोलन ग्रेन्स बाद में स्पर्म सेल बनाते हैं। मियोसिस ओवरी में भी होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी जो ओवरी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है एग सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, यानी मियोसिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यानी ओवरी में एग सेल्स बनाने के लिए भी रोल प्ले करती है। अब मियोसिस की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। मियोसिस में पेरेंट सेल कंटिन्यूसली 2 बार डिवाइड करती है। इसके रिजल्ट में 4 सेल्स बनती हैं। पहला जब डिवीजन होता है तो एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या ओरिजिनल नंबर का आधा हो जाती है। क्रोमोसोम्स नंबर का ये घटना, क्रोमोसोम्स की संख्या का घटना मियोसिस की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर में से एक है। जब सेकंड डिवीजन होता है तो दोनों डॉटर सेल दोबारा डिवाइड करती हैं। ये प्रोसेस माइटोसिस के सिमिलर होता है और फाइनली 4 सेल्स बन जाती हैं। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या अपने पेरेंट सेल से हाफ हो जाती है
और डीएनए की क्वांटिटी भी हाफ हो जाती है एज कंपेयर टू ओरिजिनल पेरेंटल सेल। ये डॉटर सेल्स गैमेट की तरह काम करते हैं, गैमेट की तरह फंक्शन करते हैं, जिस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर एक सेल होती है, ये ग्रो करती है, फिर ये दो में बट जाती है, जहाँ पे हाफ हाफ इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो हो जाता है हाफ, फिर ये डिवाइड करती हैं, फिर ये इस तरीके से यहाँ पे 4 सेल्स डॉटर सेल्स बनाती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हाविंग क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम्स नंबर का आधे होने का क्या फ़ायदा है? गैमेट्स में नॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर का सिर्फ हाफ प्रेजेंट होता है, यानी केवल आधा वो डीएनए क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, उनके क्रोमोसोम्स एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका क्या रिजल्ट होता है? जो फर्टिलाइज एग है उसमें ओरिजिनल क्रोमोसोम्स नंबर रीस्टोर हो जाता है, यानी वही जो पहले था वही क्रोमोसोम्स नंबर हो जाता है। ये इंश्योर करता है कि क्रोमोसोम्स नंबर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कांस्टेंट बना रहता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर सेल डिवीजन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर सेल डिवीजन। माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस प्रॉपर ऑर्गेनाइज और कंट्रोल मैनर में होनी चाहिए। यदि इन प्रोसेस में यानी माइटोसिस और मियोसिस में यदि कोई एरर आ जाता है तो ऑर्गेनिज्म में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यदि माइटोसिस में यदि कोई एरर आता है तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि माइटोसिस के दौरान यदि कोई एरर आता है और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है तो उस दौरान जब सेल अनकंट्रोल डिवाइड करती हैं तब एबनॉर्मल मास यानी एक ज़रूरत से ज़्यादा मास ऑफ सेल्स बन सकता है, यानी सेल की गांठ जैसी संरचना स्ट्रक्चर बन सकती है जिन्हें हम ट्यूमर कहते हैं। कभी कभी ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यानी हद से ज़्यादा ग्रोथ कैंसर का भी कारण बन सकती है। माइटोसिस में एरर बॉडी सेल्स में एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर भी प्रोड्यूस कर सकती है, यानी यदि माइटोसिस में एरर आ जाता है, माइटोसिस अपने प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो क्रोमोसोम्स नंबर भी हद से ज़्यादा यानी एबनॉर्मल तरीके से बढ़ सकते हैं। ये टिश्यू और ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। इनके कारण टिश्यू और ऑर्गन्स भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। एरर इन मियोसिस में यदि एरर हो जाए, मियोसिस यदि प्रॉपर तरीके से ना हो, मियोसिस के दौरान यदि एरर हो जाता है तो इसके कारण जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर में डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, यानी उसका जो विकास है, बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल हो जाती है। डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स, कुछ फिजिकल फीचर्स में अजीब और गरीब जो फीचर्स जो है आ जाते हैं, कुछ अलग तरीके के जो कि अनडिजायरेबल होते हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। फॉल्टी मियोसिस या तो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा फॉल्टी मियोसिस के कारण, या फिर फर्टिलिटी यानी रिप्रोडक्शन की क्षमता कम हो जाएगी, घट जाएगी, तो ये भी कारण इस एरर के कारण हो सकता है। इसलिए हेल्थी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए एक्यूरेट मियोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं अरुण कुमार शर्मा हैं, और अरुण कुमार शर्मा एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे जो क्रोमोसोम्स पर अपने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जाने जाते हैं। वो एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी की थी, जैसे प्लांट की टैक्सोनॉमी के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, यानी एवोल्यूशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के डेवलपमेंट के बारे में। तो इन फील्ड्स में उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए थे। उन्होंने प्लांट्स में क्रोमोसोम्स स्टडी करने के लिए कई यूजफुल लेबोरेटरी मेथड्स भी डेवलप उन्होंने किए थे। उनकी रिसर्च ने प्लांट जेनेटिक और क्रोमोसोम्स बिहेवियर को समझाने में बहुत ही हेल्प की थी। बॉटनी में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें कुछ अवार्ड भी मिले थे। उनके लिए शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड। उनका वर्क आज भी प्लांट साइंस और जेनेटिक्स की स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल कल्चर। साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्निक डेवलप की जिनके द्वारा प्लांट्स और एनिमल सेल को बॉडी के बाहर
कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन में, यानी बॉडी के बाहर लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है। इस प्रोसेस को सेल कल्चर कहते हैं। तो सेल कल्चर का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ कि ऐसी टेक्निक जब प्लांट और एनिमल सेल को किसी प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के अलावा यदि बाहर लेबोरेटरी कंडीशन में उनको ग्रो कराया जाता है तो इस प्रोसेस को सेल कल्चर कहते हैं। सेल कल्चर में सेल को ऑर्गेनिज्म से पहले तो रिमूव किया जाता है, फिर उसको रिमूव करने के बाद न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में उसको रखा जाता है। ये न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें उस सेल को रखा जाता है उसको ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी डिवाइड करने के लिए जो रिक्वायर सब्सटेंस होते हैं उसके लिए उनको प्रोवाइड कराता है सेल को। सक्सेसफुल सेल कल्चर के लिए साइंटिस्ट केयरफुली कुछ कंडीशंस कुछ मेंटेन करते हैं, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, सूटेबल एसिडिक या एल्कलाइन कंडीशन, ये सभी साइंटिस्ट इनका अरेंजमेंट करते हैं। और मॉइस्चर उसके लिए पर्टिकुलर मॉइस्चर होनी चाहिए, स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए ताकि कॉन्टेमिनेशन ना हो वहाँ पर, यानी वहाँ पर कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पनपे। तो स्टेराइल कंडीशंस में मेंटेन करना, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कल्चर्ड सेल को, जिस सेल को कल्चर करा रहे हैं उसको डैमेज कर सकते हैं। अब है सेल कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। सेल कल्चर साइंटिस्ट रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही यूजफुल होता है। ये साइंटिस्ट को सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के बिहेवियर के बारे में और सेल के फंक्शन के बारे में और मेडिसिन और केमिकल के इफ़ेक्ट के बारे में कि सेल पर उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों को स्टडी करने में हेल्प करती है सेल कल्चर। सेल कल्चर का यूज बायोकेमिकल, फूड प्रोडक्ट्स और मेडिसिन और वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। इस तरह सेल कल्चर मॉडर्न बायोलॉजी, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। सेल थ्योरी ए यूनिफाइंग फीचर प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। चाहे ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा हो या फिर बहुत बड़ा हो, उसकी बॉडी एक सेल या एक से ज़्यादा सेल से ही मिलकर बनती है। ये आइडिया 19वीं शताब्दी में कई साइंटिस्ट ने दिया था। 1838 में एक जर्मन का साइंटिस्ट यानी बॉटनिस्ट था मैथियस स्लाइडेन। उसने प्लांट टिश्यू को स्टडी किया था और उसने क्या कंक्लूजन निकाला था कि प्लांट जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन ने शो किया कि सेल प्लांट की स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट होती हैं। फिर 1839 में एक जर्मन का जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने एनिमल टिश्यू को स्टडी किया था और उसने क्या पता लगाया था कि सभी एनिमल्स भी, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बनते हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो प्लांट्स के बारे में जो मैथियस स्लाइडेन ने बताया था और थियोडोर श्वान ने बताया एनिमल के बारे में। तो दोनों बातें प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू कंपेयर करने के बाद एक श्वान ने रियलाइज़ किया कि सेल प्लांट और एनिमल दोनों में कॉमन स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, यानी चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, सेल है। फिर 1885 में एक जर्मन साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चो। उसने एक और अपना आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि नई सेल सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं, यानी पहले से ही प्रेजेंट एक सेल एक नई सेल ही बना सकती है। इसका मतलब ये था कि सेल नॉन लिविंग मैटर से अपने आप अपीयर नहीं हो सकती, नॉन लिविंग मैटर से अपने आप सेल नहीं बन सकती। इसके बावजूद हर न्यू सेल दूसरी लिविंग सेल से सेल डिवीजन के दौरान ओरिजिनेट होती है। स्लाइडेन, श्वान और विर्चो तीनों ने कंबाइन वर्क किया और उन्होंने एक थ्योरी दी, सेल थ्योरी। जो तीनों बातें थी स्लाइडेन की, श्वान की और विर्चो की, ये सभी मिलकर बनाती हैं सेल थ्योरी। मेन स्टेटमेंट ऑफ क्लासिकल सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अलावा एक और क्लासिकल सेल थ्योरी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म वन और मोर सेल से मिलकर बनती हैं। इसका जो पहला पॉइंट है, इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म चाहे सिंपल हो या कम्प्लेक्स हो, सेल उसमें प्रेजेंट होगी। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मिलियंस या ट्रिलियंस सेल से मिलकर बनते हैं। जो दूसरी बात थी कि सेल लिविंग बींग्स की, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो सेल होती है।
इसका मतलब है सेल सबसे छोटी यूनिट है जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करती है। बॉडी की सभी स्ट्रक्चर और फंक्शनल सेल बॉडी की सभी स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल पर ही डिपेंड करती हैं। तीसरी जो बात है, सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर बनती है। इसका मतलब नई सेल सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से ही बन सकती है। सेल थ्योरी बायोलॉजी की सभी ब्रांच को यूनिफाई करती है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है कि बैक्टीरिया से ह्यूमन तक, बैक्टीरिया से लेकर आदमी तक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स पर बेस्ड होता है, सेल पर आधारित होता है। ये सेल डिवीजन के थ्रू लाइफ की कंटिन्यूटी को भी एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर, यानी क्या सेल्स हमेशा ही ग्रो करती रहती हैं या रिप्रोड्यूस करती रहती हैं। सेल हाईली कंट्रोल और ऑर्गेनाइज्ड मैटर में ग्रो और डिवाइड करती हैं, यानी पर्टिकुलर कंडीशन में डिवाइड करती हैं। ये टिश्यू के अंदर प्रॉपर पोजीशन पर रहती हैं और अपने स्पेसिफिक फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं। अपनी यूजफुल लाइफ कंप्लीट करने के बाद सेल अचानक ही मर जाती हैं और जब उनकी ज़रूरत नहीं रहती, डेड सेल की जगह नई सेल्स बनती हैं और जो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है। इसलिए हर सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन यानी एक जीवन होता है, हर सेल का एक डेफिनेट जीवन होता है। सेल ग्रोथ, डिवीजन और डेथ के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर सेल रिक्वायर टाइम पे मरे नहीं या बहुत जल्दी मर जाए तो बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन एनिमल सेल। ये क्या है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन एनिमल सेल? बहुत सी एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन अक्सर तब होता है, तब स्टॉप हो जाता है जब सेल अपनी पड़ोस वाली सेल के कांटेक्ट में आ जाती है, यानी डिवाइड होकर के यदि अपनी पड़ोस वाली सेल से टच हो जाती है तो उसमें सेल डिवीजन रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सेल की ओवर क्राउडिंग यानी ज़्यादा भीड़ हो जाना सेल की, उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है और प्रॉपर टिश्यू स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। टिश्यू की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अब बात करते हैं कैंसर सेल और एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। कैंसर सेल हेल्थी सेल में प्रेजेंट नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म को खो देती हैं, यानी जो कैंसर सेल हैं हेल्थी सेल्स में से ही कुछ सेल ऐसी रहती हैं जो नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म को खो देती हैं। नॉर्मल सेल के अनलाइक यानी कैंसर सेल नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आने के बाद भी वो डिवीज़न नहीं रोक पाती हैं अपना, जैसे कि नॉर्मल सेल रोक देती हैं और वो कैंसर सेल लगातार डिवाइड होती रहती हैं, यानी वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का पालन नहीं करती हैं। ये अनकंट्रोल डिवाइड करती रहती हैं। ये अनकंट्रोल डिवीजन एबनॉर्मल मास ऑफ सेल बना देता है। एबनॉर्मल मास ऑफ सेल का मतलब है अनावश्यक एक बड़ा मास, यानी उनका इकट्ठा होकर एक गांठ, एक ट्यूमर जैसा बना देती है, जिन्हें हम ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि कैंसर सेल कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती हैं, ये नॉर्मल टिश्यू और ऑर्गन को डैमेज कर सकती हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से ग्रो करती हैं। प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल पाई जाती है जो उसको स्ट्रेंथ और फिक्स्ड शेप उसको देने का काम करती है। इन रिजिड सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल एनिमल सेल की तरह कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती। इनका ग्रोथ पैटर्न दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स हैं एक्सट्रीमली टिनी यानी छोटे होने के बावजूद रिमार्केबल और हाईली कम्प्लेक्स फंक्शन करती हैं। हाईली कम्प्लेक्स फंक्शन करती हैं जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, सब्सटेंस का सिंथेसिस यानी कुछ सब्सटेंस बनाती हैं, सब्सटेंस सीक्रेट भी करती हैं, कुछ सब्सटेंस सीक्रेट भी होते हैं और ये सेल्स डिवाइड होकर नई सेल्स भी बनाती हैं। बॉडी फंक्शन मेंटेन करने के लिए भी ये सेल मिलकर काम करती हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेके एक बड़े पेड़ तक, जिएंट ट्रीज तक सेल की एक्टिविटी
पर डिपेंड करता है। तो ये जो फंक्शन है ये सभी सेल कंट्रोल करती है। ह्यूमन बॉडी भी काउंटलेस यानी अनगिनत छोटे छोटे हार्ड वर्किंग सेल के द्वारा फॉर्म और मेंटेन होती है यानी बनती है। छोटे छोटे बिलियन और ट्रिलियन हार्ड वर्किंग सेल से मिलकर क्या बनती है, ह्यूमन बॉडी बनती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1902 में ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट गॉटलिब हेबरलैंड इसका नाम है, उन्होंने प्लांट सेल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी लिविंग प्लांट सेल, यहाँ तक कि परमानेंट टिश्यू का फुल्ली मैच्योर सेल भी उसको भी यदि सूटेबल न्यूट्रिएंट या फेवरेबल कंडीशन में रखा जाए तो वह एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि एक सेल को उसके हिसाब से सूटेबल न्यूट्रिएंट और फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराई जाएं तो बिना किसी पॉलिनेशन के, बिना किसी बीज के वो सेल एक कंप्लीट पेड़ में बदल सकती है। इसका मतलब एक सिंगल प्लांट सेल पूरे प्लांट को बनाने के लिए काफ़ी होती है। इस एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। हेबरलैंड ने ये भी प्रपोज किया था, ये भी बताया था कि प्लांट सेल्स डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स में चेंज हो सकती है। इसका मतलब कि जो प्लांट सेल हैं वो किसी स्पेशलाइज्ड सेल टाइप में भी बदल सकती है। प्लांट सेल की ये स्पेशल एबिलिटी ये कहलाती है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब है कि एक सिंगल सेल की एबिलिटी, एक सिंगल सेल की वह एबिलिटी जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सके। हेबरलैंड के इस आइडिया ने बायोलॉजी की एक नई ब्रांच प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की आधारशिला यानी फाउंडेशन रखी। आज ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज होती है। ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में, प्लांट ब्रीडिंग में, रिसर्च में और डिसीज फ्री प्लांट तैयार करने में यूज होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हाउ डू कैंसर सेल्स ग्रो एंड सेपरेट। कैंसर सेल कैसे बढ़ती हैं, कैसे फैलती हैं। नॉर्मल सेल्स कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड मैनर में ग्रो करती हैं, एज और आगे और डाई कर जाती हैं। कहने का मतलब उसके जन्म से लेकर और एक कंट्रोल मैनर में वो मर भी जाती है। कभी कभी ये कंट्रोल सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ऐसा होता है तो एबनॉर्मल सेल अनकंट्रोल ग्रो और डिवाइड करने लगती है। यानी जो ग्रो करती है उसका साइज लिमिटेड ना होकर अनलिमिटेड हो जाता है और डिवाइड करना भी अनलिमिटेड हो जाता है। जब ये एबनॉर्मल सेल लगातार मल्टीप्लाई करती रहती है और रुकती नहीं है तब वो बनाती है ट्यूमर। ट्यूमर मेनली दो प्रकार के होते हैं, बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर एक ऐसी गांठ होती है जो एक ही एरिया तक लिमिटेड रहती है, यानी वो फैलती नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो फैलते हैं, इसलिए वो कैंसरस होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर अपने पड़ोस वाले टिश्यू में भी वो एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर भी वो ऑर्गन जो रहते हैं अपने पड़ोस वाले उनको भी वो डैमेज कर देती हैं। तो इस प्रकार मैलिग्नेंट ट्यूमर एक कैंसरस ट्यूमर माना जाता है। ये ब्लड का लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट में भी फैल जाता है और वहाँ भी नए ट्यूमर बना देता है। कैंसर सेल का बॉडी के अलग अलग पार्ट तक फैलना इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हाउ डू सेल मेंटेन बैलेंस इन द बॉडी। सेल्स बॉडी के अंदर प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए नेचुरल मैकेनिज्म रखती हैं, नेचुरल मैकेनिज्म का पालन करती हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है प्रोग्राम सेल डेथ, जिसे हम शॉर्ट में PCD कहते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस अपने आप नेचुरल होती है, इसलिए इसको नेचुरल मैकेनिज्म भी कहा जाता है, जिसमें सिलेक्टेड सेल्स इंटेंशनली अपने आप डिस्ट्रॉय किए जाते हैं बॉडी के द्वारा। ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट होते हैं। ये नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, डैमेज्ड सेल को रिमूव करने के लिए,
सेलुलर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर इम्यून सिस्टम को अच्छी तरीके से फंक्शनिंग के लिए प्रोग्राम सेल डेथ जो नेचुरल मैकेनिज्म है ये ज़रूरी होती है। पीसीडी अननेसेसरी या हार्मफुल सेल्स, जो अननेसेसरी या हार्मफुल सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, उनको कंट्रोल्ड मैनर में रिमूव करती रहती हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान प्रोग्राम सेल डेथ फिंगर और टोज बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी जो उंगली बनती हैं और जो पैर के अंगूठे जो बनते हैं वो इस मैकेनिज्म के द्वारा बनते हैं। शुरुआत में इनिशियली डेवलपिंग एम्ब्रियो में डिजिट्स के बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी जो डिजिट्स हैं वो अलग अलग नहीं होती, उनके बीच में टिश्यू होता है। जो पीसीडी जो है फिंगर्स और टोज के बीच में यानी अंगूठे के बीच में प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेल को रिमूव करता रहता है। रिमूव करके अगर ये प्रोसेस नहीं हो तो जो टो है, जो पैर है, वो वेव्ड हैंड जैसे बन जाएगा, यानी उंगली और अंगूठे जो हैं वो एक स्किन के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे और वो फीट के साथ डेवलप हो जाएंगे। यदि उंगलियां आपस में जुड़ जाएंगी तो ऐसे हो जाती हैं जैसे वेव्ड हैंड्स, यानी जैसे पानी में तैरने वाले, जैसे डक्स बतख के जो पैर रहते हैं इस तरीके के हो जाएंगे। इसलिए प्रोग्राम सेल डेथ प्रॉपर बॉडी फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेल्स अपनी ग्रोथ, सर्वाइवल और फंक्शनिंग रेगुलेट करने के लिए ऐसे कई मैकेनिज्म यूज करते हैं ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है।